नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो काफी बेहतर चल रही होंगी। इन्हीं तैयारियों को और बेहतरीन बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी की किताब का अध्याय 2 स्वतंत्रता फ्रीडम, और आज उसका लेक्चर नंबर भी है 2। तो चलिए भैया, लेक्चर 1 पढ़ लिया था। लेक्चर 1 में हमने नेल्सन मंडेला जी के दर्शन कर लिए थे, आंग सान सूकी जी के कर लिए थे। तो अब आज हम क्या पढ़ेंगे सर जी? आज हम जानेंगे कि आजादी क्या है, स्वतंत्रता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम। किसको आप फ्रीडम कहोगे? आप तो पता नहीं किस किस को कहोगे पर एग्जैक्टली फ्रीडम क्या है वो जानेंगे। फिर प्रतिबंधों के स्रोत, जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो क्या है, वह कब कब लगे हैं, कैसे लगे, उन पे भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं आज के लेक्चर को। टॉपिक है हमारा स्वतंत्रता क्या है। चैप्टर का नाम ही स्वतंत्रता है। देखिए, अब आप एक ही चीज सोचिए कि आज आप क्लास 11th में आए हैं और आपने आर्ट्स ली। आर्ट्स लेने का सबसे बड़ा आपको एक और अच्छी बेनिफिट आपको ये बात बताऊं, जिन शब्दों को लोग रोजमर्रा जीवन में इस्तेमाल करते हैं ना, सो आप हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, मेरे पास स्वतंत्रता नहीं है, मेरा कोई फ्रीडम नहीं है, ये वो अलाना फलाना ढीम का। अगला चैप्टर होगा समानता का। हमारे पास समानता नहीं है, लड़का लड़की में समानता होनी चाहिए, ऊंच नीच खत्म होनी चाहिए, ये वो अलाना फलाना ढीम का। हजारों बार ऐसे शब्द हमें दिन में सुनने को मिलते हैं, परंतु बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको इन शब्दों को बड़ी गहराई से पढ़ने का अवसर मिलता है, और उन बहुत कम लोगों में से आप हो बच्चों, जिनको स्वतंत्रता को गहराई से समझने का अर्थ समझने आ रहा है कि सच में स्वतंत्रता क्या है, और उस स्वतंत्रता पर जो कुछ सीमाएं लगाई जा रही हैं, वो कुछ रोक टोक लगाई जा रही है, वो भी कहीं ना कहीं स्वतंत्रता का ही भाग है। वो इसलिए लगाई जा रही है जिसके कारण कि आप दूसरे की स्वतंत्रता खराब ना करें और कोई दूसरा आपकी स्वतंत्रता खराब ना करे। आप ये समझ पा रहे हो कि स्वतंत्रता पर सीमाएं और स्वतंत्रता पर प्रतिबंध अंतर है, डिफरेंस है साहब। वो डिफरेंस आप समझ पा रहे हो। समानता क्या होती है क्या नहीं, ये आप समझ पाओगे। लोग सिर्फ शब्द बोलते हैं, आप उन शब्दों की गहराई में जाकर के आप उनको समझ रहे हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब कहीं पर बात चले कि हाँ भैया हम स्वतंत्र नहीं है, तो आपका सबसे पहला सवाल वहां पे ये हो सकता है लोगों से कि सर अभी आपने कहा कि हम स्वतंत्र नहीं है, तो सर मैं जानना चाहूंगा स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है। स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? फिर वो कहे स्वतंत्र मतलब मैं फ्री, मैं चाहूं जैसा कर लूं। अच्छा सर, आप चाहे जैसा कर ले वह स्वतंत्रता है? मतलब फिर तो ये बात ऐसी है, मैं भी जो चाहूं मैं भी वैसा करना सकता हूँ। बोल हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए जैसा मैं चाहूँ, मुझे सरकार स्वतंत्र नहीं करती है, ये वो लाला फलानी। ओके, तो सर बुरा मत मानिएगा, एक बात बताइएगा, यहाँ से वो बच्चा जा रहा है, मैं उसके खींच के 4 थप्पड़ मार दूं? क्यों मार दूं? सर मेरी स्वतंत्रता है, मेरी इच्छा है सर, है या नहीं सर? है ना? तो सर इस चीज को समझिए कि स्वतंत्रता होना आवश्यक है। स्वतंत्रता का बिल्कुल वही अर्थ है जो आप कह रहे हैं कि मैं जो चाहूं मैं वैसा कर सकूं, परंतु उस पर कुछ रोक लगाई जाती है, कुछ सीमाएं लगाई जाती है सर, और वो सीमाएं समाज में सब स्वतंत्र होकर के रह सके, उसके लिए वो जरूरी है। अब आप हो 16-17 साल के बच्चे, 18 हद मार करके 18 साल के बच्चे, जब एक 18 साल का बच्चा इतनी परिपक्वता के साथ, इतनी मैच्योरिटी के साथ जब बात करेगा और 40 साल के, 35 साल के, 45 साल के व्यक्ति को वो समझा रहा है कि सर जिसको आप बंदिश समझ रहे हैं वो बंदिश नहीं, वो एक्चुअल में स्वतंत्रता का ही रूप है। जिसको आप रोक टोक समझ रहे हैं वो रोक टोक नहीं है सर। तो आप सोचिए आपका जो सम्मान होगा वो कितना होगा, कितना सम्मान होगा। वो व्यक्ति भी वहां पर, यार वाह यार 16-17 साल का बच्चा क्या समझा करके गया है। सही बात है यार, मैं तो गलत डिमांड कर रहा था कि स्वतंत्रता नहीं, गलत है। तो क्या रेस्पेक्ट लेवल आपका होगा। अगर वो आपके एरिया में, आपकी कॉलोनी में रहता होगा, तो वो आपके माता पिता को बोलेगा, अरे नमस्कार भाई साहब नमस्कार, ये बच्चा आपका ही क्या, ये बच्ची आपकी है? बोले जी हाँ मेरी। बोले क्या कर दिया इसने? बोले कर क्या दिया साहब, गजब का ज्ञानी व्यक्ति है। मैं एक दिन ऐसे ही बात चल रही थी तो उसने मुझे ऐसा समझा करके आया। तो आप ये जो चीज़ है ना, ये सोशल साइंस या आर्ट्स के सब्जेक्ट में हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी यही है बेटा। तो आप ये सोचिएगा कि जो बच्चे जो सब्जेक्ट लें वो लें, पर आप लोगों ने सागर में डुबकी लगाने की सोची है। आपके छोटे मोटे सब्जेक्ट के हाथ में नहीं गए हो, आप बड़े लेवल की तरफ गए हो। आपने तालाब नहीं चुना कि मैं तालाब में डुबकी लगा करके आ जाऊं। आपने कोई नदी नहीं चुनी, आपने सागर को चुना है कि मैं सागर में डुबकी लगाऊंगा।
और जब जो व्यक्ति सागर में डुबकी लगा करके आएगा ना, तो फिर तो भैया इतिहास ही है वो, और आप इतिहास ही बनाने वाले व्यक्ति हो। ओके, तो स्वतंत्रता क्या है, आइए उसको आज और अच्छे से समझते हैं। स्वतंत्रता, फ्रीडम, व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता। अभाव का मतलब होता है कमी, ठीक है, मतलब बाहरी जो स्वतंत्र है, अभाव का मतलब है कमी, जो कि ना हो, बाहरी प्रतिबंधों का अभाव। बाहर से जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, जो बाहर से रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, जो रोक टोक लगाई जा रही है, उनका कम होना या वो ना होना ही क्या होती है, स्वतंत्रता होती है। बाहरी प्रतिबंधों का मतलब क्या है, यहाँ पर बाहर का मतलब यह है कि सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध होता है, वो क्या है, आप पर रोक टोक है, और वो ना हो उसी को हम क्या कहेंगे, स्वतंत्रता कहेंगे। कि मतलब सरकार की मेरे पर कोई रोक टोक नहीं, सरकार का कोई कानून कायदा कुछ भी नहीं है, ना समाज का, सोसाइटी का, तो मैं क्या हूँ, स्वतंत्र हूँ। तो स्वतंत्रता की एक छोटी सी डेफिनेशन ये है, जो कि आप एग्जाम में लिख करके 1 मार्क्स आराम से लेकर के आ सकते हैं। इस परिभाषा के हिसाब से यदि किसी व्यक्ति पर बाहरी नियंत्रण या दबाव ना हो और वह बिना किसी पर निर्भर हुए निर्णय ले सके तथा स्वायत्त तरीके से व्यवहार कर सके, तो वह व्यक्ति स्वतंत्र माना जा सकता है। हालांकि प्रतिबंधों का न होना स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है, एक साइड है। देखिए, अब इस परिभाषा के अनुसार अगर हम देखें कि व्यक्ति पर कोई भी बाहरी नियंत्रण या कोई भी बाहरी दबाव ना हो, मतलब कोई भी आउटसाइड उस पर दबाव ना हो, किसी सरकार का, समाज का, किसी दूसरे व्यक्ति का, किसी का भी कोई दबाव ना हो, और वो बिल्कुल आजाद होकर के, वो बिल्कुल फ्री होकर के क्या कर सके, वो निर्णय ले सके, वो डिसीजन ले सके कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना। जैसे कि जब आपने 10th कंप्लीट करी होगी तो आपके बहुत से लोगों ने कहा होगा, नहीं नहीं बेटा साइंस ले ले, कॉमर्स ले ले, आर्ट्स ले, नहीं नहीं बेटा ये 10th के बाद तू ITI कर ले, वो कर ले, ये कर ले। आपको बहुत से प्रेशर आए होंगे, ठीक है, परंतु सबने आपको समझाने की कोशिश करी होगी, दबाव डालने की कोशिश नहीं करी होगी। नहीं, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनके माता पिता कहते हैं नहीं साइंस बायो ही लेना पड़ेगा, डॉक्टरी बनना पड़ेगा, तो डॉक्टर बन, वो क्या है, दबाव है, मतलब दबाव में बच्चा निर्णय नहीं ले पाया। हो सकता है शायद वो साइंस मैथ लेना चाहता हो सकता है वो कॉमर्स लेना चाहता हो सकता है वो आर्ट्स लेना चाहता हो, या हो सकता है वो किसी दूसरे फील्ड में जाना चाहता हो। तो जब हम बिना दबाव के हम निर्णय ले सके कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, तो ही हमें क्या है, स्वतंत्रता है। तथा स्वायत्त तरीके से, मतलब बिल्कुल आजाद, फ्री होकर के व्यवहार कर सके, मतलब जैसा वो चाहता है वैसा व्यवहार कर सके, तो वह व्यक्ति क्या है, स्वतंत्र माना जा सकता है। हालांकि प्रतिबंधों का न होना स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है, एक साइड है, ठीक है। जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, देखिए आप सिक्के को देखते हो, सिक्के के 2 साइड होते हैं बेटा, एक इस साइड में और एक इस साइड में, 2 साइड है। तो यहाँ पर स्वतंत्रता में प्रतिबंधों का न होना, किसी प्रकार की रोक टोक न होना, एक साइड है। जब आप स्वतंत्रता की बात करो तो आपको दूसरी साइड की भी बात करनी पड़ेगी, आपको जो बैक साइड है उसकी भी बात करनी पड़ेगी। एक साइड हमें सिर्फ ये नजर आ रहा है कि भाई सब प्रतिबंध ना हो तो हम स्वतंत्र हैं, परंतु कहीं ना कहीं कुछ सीमाएं, कुछ प्रतिबंध, कुछ रोक टोक होना भी जरूरी है। और वो क्यों जरूरी है, क्योंकि जिससे कि बाकी लोग अपनी स्वतंत्रता को जी सके। जैसे कि यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिखाई है कि जो पक्षी है उसको पिंजरे से आजाद करा गया, वो स्वतंत्र है। अब वो किसी के दबाव में नहीं है, किसी के नियंत्रण में नहीं है। अब वो चाहे तो ऊंचे पहाड़ों पर भी जाकर के बैठ सकता है और चाहे तो वो नीचे पेड़ों पर भी आकर के बैठ सकता है। अब वो स्वतंत्र है, वो बिल्कुल फ्री है। देखो, मैं आपको स्वतंत्रता का एक और उदाहरण देता हूं बेटा। जैसे आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, घर में कुत्ते को रखते हैं, डॉग को रखते हैं, ठीक है। अब उनकी मर्जी है, सही भी है, गलत भी है। बाकी भैया अपन को तो डर लगता है मैं तो कभी ऐसे घरों में कदम ही नहीं रखता जहाँ कुत्ते होते हैं तो अब क्या होता है, आपने बहुत सी बार देखा होगा, वो बाहर लेकर के आते हैं उस कुत्ते को, ठीक है, सुबह के टाइम फ्रेश व्रेश करवाने के लिए भी लेकर के आते हैं, और बाकी उसको कहीं बाहर दिख जाता है तो कुछ खाने पीने का भी खुआ भी लेते हैं। अब उस कुत्ते के गले में एक पट्टा बांधा जाता है, ठीक है। अब एक बात मुझे बताइए कि कुत्ते के गले में जो पट्टा है वो सही है या गलत है? आप बोलोगे सर सही है, क्योंकि अगर वो पट्टा नहीं होता तो हो सकता है वो कुत्ता किसी के पीछे भाग करके काट ही ले, किसी को भी काट ले, XYZ हो सकता है, किसी दूसरे कुत्ते को हानि पहुंचा दे, किसी जो आसपास में से कोई व्यक्ति निकल रहे हो उनको नुकसान पहुंचा दे, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो पट्टा सही है। बस बेटा, यहीं से आपको पूरी कहानी समझ में आ जानी चाहिए कि आज जो भी लोग हैं ना, सब पे स्वतंत्रता पे जो रोक टोक लगाई गई है ना, वो इसलिए जरूरी है कि हम दूसरे की स्वतंत्रता को खराब ना करें, ठीक है। जैसे आज वो कुत्ता है, वो डॉगी, वो दूसरे डॉगी को हानि ना पहुंचा दे, आप इंसानों को भी छोड़ो, वो दूसरे डॉगी को, दूसरे कुत्ते को ही हानि ना पहुंचा दे, इसलिए हमने उसको पट्टा डाल रखा है, उसको कंट्रोल कर रखा, नहीं भाई कल को तू दूसरे को हानि पहुंचा दे, नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना करें, इसलिए हमारे लिए रोक टोक कुछ जरूरी है, फ्रीडम पे कुछ सीमाएं जरूरी है।
स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना भी है। इस अर्थ में स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मक और क्षमताओं का विकास कर सके। तो देखो, एक पहलू तो हमारा यह है कि जो हम चाहे वैसा कर सकते हैं, और अगर एक तरफ हम देखें आत्म अभिव्यक्ति की जो योग्यता है उसका विस्तार करना। आत्म अभिव्यक्ति का मतलब क्या है? सेल्फ एक्सप्रेशन। जैसा मैं चाहता हूं, जैसा जो मैं करना चाहता हूं, जो मुझ में योग्यता है, जो मुझ में टैलेंट है, उसको मैं एक्सप्रेस कर सकूं, उसको मैं बाहर लेकर करके आ सकूं, वो मैं दिखा सकूं, उसकी मेरे पास छूट होनी चाहिए, उसकी मेरे पास स्वतंत्रता होनी चाहिए। जैसे कि आज अगर एक माता पिता अपने बच्चों को कहते हैं नहीं बेटा तुझे साइंस बायो ही लेना होगा, तुझे डॉक्टर ही बनना है। अब चाहे बच्चे का बायो में इंटरेस्ट हो या ना हो, साइंस में इंटरेस्ट हो या ना हो, पर वो कह रहा नहीं मुझे तुझे बनना ही है। बेटा कहता है नहीं पापा जी मुझे पेंटिंग का इंटरेस्ट है, मैं पेंटिंग में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो माता पिता उसको रोक रहे हैं ना, वो बेटा वो प्रतिबंध है, वो गलत है, वो सही नहीं है। वो उसको वो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि जो उसमें योग्यता है, जो उसमें टैलेंट है, उसका विस्तार कर सके, उस टैलेंट को आत्म अभिव्यक्त कर सके, लोगों को बता सके कि साहब मुझ में ये टैलेंट है और ये देखिए मैं ऐसी बेहतर पेंटिंग्स बना सकता हूँ। तो सीमाएं होना ठीक है, परंतु इस प्रकार के प्रतिबंध लगा करके किसी के टैलेंट को रोकना ये गलत होता है। संभावनाओं को विकसित करना भी है कि जो मेरी योग्यता है वो दिन पे दिन बढ़ सके, उसका मैं विस्तार कर सकूं, तो जो संभावना है उनको विकसित करना। तो इस अर्थ में स्वतंत्रता वह स्थिति होती है जहां पर आप अपनी रचनात्मक मतलब जो क्रिएटिव और क्षमताओं का विकास कर सके। जो आपकी क्रिएटिव चीज है, आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ हट करके करना चाहते हैं, आप उन क्षमताओं को विकसित कर सके, वो जो माहौल है, वो जो स्थिति है, वो क्या है? स्वतंत्रता है। मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता में कुछ सीमाओं का होना जरूरी है, परंतु स्वतंत्रता में व्यक्ति अपनी जो आत्म अभिव्यक्ति है, अपनी जो योग्यता है उसका विस्तार कर सके, रचनात्मक क्रियाएं कर सके, उन क्षमताओं को बढ़ा सके, वो भी जरूरी है। तो अगर कभी कोई व्यक्ति कुछ क्रिएटिव करने की बात करता है, अगर व्यक्ति कभी अपने करियर को आगे ले जाने की बात करता है, तो उसमें उस व्यक्ति को पूरी छूट होनी चाहिए, उसको पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए। उस पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होनी चाहिए, नहीं कि बेटा बेटी आप यही करो, वो नहीं मत करो, इसी में करियर होगा, इसमें नहीं होगा, आपको जो हम बोल रहे हैं वही करो, तो वो फिर स्वतंत्रता नहीं है। वहाँ पे बच्चे को पूरी छूट हो, हाँ बेटा क्या करना चाहता है, ये सब्जेक्ट लेना चाहता है, ये ले, ओके ये सब्जेक्ट ले और इसमें तो अपना करियर बना। वहाँ स्वतंत्रता होना जरूरी है, क्योंकि वो अपनी योग्यता का विस्तार करना चाहता है, अपने टैलेंट को दिखाना चाहता है। भारी प्रतिबंधों का अभाव और ऐसी स्थितियों का होना जिनमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके, स्वतंत्रता के दोनों ही पहलू महत्वपूर्ण हैं। भारी प्रतिबंधों का अभाव, तो ये पहला हमारा एक पहलू था, एक साइड था कि भारी प्रतिबंधों का अभाव। हमारे पास कोई बाहर से किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, रोक टोक नहीं होनी चाहिए, और उसके साथ साथ लोग अपनी प्रतिभा का मतलब अपने टैलेंट का, ठीक है, प्रतिभा यहाँ पे किसी लड़के का नाम नहीं है, एक तो प्रतिभा, एकता, ठीक है, ऐसे ऐसे नाम आते हैं तो जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर को कहाँ पे बीच में प्रतिभा याद आ गई। मैं संविधान वाली किताब पढ़ाता हूँ तो उसमें डॉक्टर अम्बेडकर का आता है कि पूजा नायक जो है वो लोकतंत्र के लिए हानिकारक है हानिकारक है। तो इसमें कौन सी पूजा आ गई? तो ये प्लीज़ जब भी ऐसे नाम आए तो यहाँ पे कोई लड़कियों के नाम नहीं है ठीक है ना, तो लड़कियाँ ये गौरवान्वित तो महसूस ना करें कि देखो सर हमारा नाम किताब में लिखा हुआ है और बच्चे बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे। प्रतिभा का मतलब होता है टैलेंट, ठीक है। तो एक तरफ तो जो भारी प्रतिबंध है उन पर रोक टोक ना होना, और दूसरा अपनी प्रतिभा का, अपने टैलेंट का विकास कर सके, ये दोनों ही क्या है? स्वतंत्रता के पहलू है। एक स्वतंत्र समाज वह होगा जो अपने सदस्यों को न्यूनतम सामाजिक अवरोधों के साथ अपनी संभावनाओं के विकास में समर्थ बनाएगा। बस यह पूरा हमारा कहीं ना कहीं स्वतंत्रता के चैप्टर का सार, कंक्लूजन या निष्कर्ष आपको मिल गया। एक स्वतंत्र समाज, एक जो हम कह सकते हैं ना, जो फ्री सोसाइटी है, ठीक है, उस फ्री सोसाइटी में क्या है कि वो अपने सदस्यों को न्यूनतम सामाजिक अवरोधों के साथ, अवरोधों का मतलब क्या है? कुछ रोक टोक, कुछ समस्या है, ठीक है। अवरोधक, जैसे अवरोधक का अर्थ क्या होता है? आपने कभी सुना है कि भाई किसी व्यक्ति के हार्ट अटैक आ गया, ठीक है, बहुत सी बार सुना होगा। हार्ट अटैक में क्या होता है? जो हमारे हार्ट में जो ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है, जो ब्लड सप्लाई आती है उसमें बीच में कुछ अटक जाना, कुछ रुक जाना, या जैसे आपने बहुत सी बार सुना होगा कि लोगों के जो किडनी है उसमें स्टोन हो गए, तो किडनी से क्या होता है? हमारे पेशाब की नली जाती है, तो उस पेशाब की नली
नली में कभी कभार क्या हो जाता है, स्टोन आकर के अटक जाती है। तो अब जैसे देखिएगा फॉर एग्जांपल, जैसे ये मान लीजिए पेशाब की नली है और यहाँ पे पथरी आकर के अटक गई, तो अब ये क्या हो गया, ये रुकावट बन गई ना बीच में, क्योंकि नहीं तो अब ये जैसे इस पर प्रेशर बनेगा तो दर्द करेगी, टच होगी फिर दर्द करेगी। ये क्या है, हमारा जो वाटर है, जो खराब पानी है, जो गंदगी है, उसको बाहर निकालने में कहीं ना कहीं समस्या बीच में से बन गई। तो उसी प्रकार से न्यूनतम सामाजिक अवरोध, कुछ जो रोक टोक है, न्यूनतम कम से कम जो रोक टोक है वो होनी चाहिए, और उसके साथ साथ अपनी संभावनाओं के विकास में समर्थ बनाएगा। तो दो चीजें यहाँ पे बोली गई है कि न्यूनतम सामाजिक अवरोधक, स्वतंत्रता का अर्थ यही रखा गया कि कम से कम सामाजिक अवरोधक, मतलब कम से कम आप पर रोक टोक लगाई जाए, पर लगाई जाए, रोक टोक जरूरी है, कुछ सीमाएं, कुछ प्रतिबंध जरूरी है, तो कम से कम वो प्रतिबंध लगाए जाए, और उन प्रतिबंधों के अंदर, उन रोक टोक के अंदर, उन सीमाओं के अंदर आपकी जो प्रतिभा है, जो आपका टैलेंट है, उसका विस्तार करने का भी आपको अवसर दिया जाए, उसके लिए सामर्थ्य, उसके लायक भी आपको बनाया जाए। वही समाज, वही सोसाइटी स्वतंत्र होगी। अगर सोसाइटी सिर्फ और सिर्फ अवरोध ही लगाती जाएगी, बिल्कुल हर चीज पे रोक टोक लगाती जाएगी, रोक टोक लगाती जाएगी, तो वहां पर कभी भी टैलेंट आगे नहीं बढ़ सकता, योग्यता आगे नहीं बढ़ सकती है। और सिर्फ योग्यता के नाम पर हम बिल्कुल जैसे सांड को खुला छोड़ देते हैं वैसे छोड़ देंगे कि कुछ भी करो, जाओ कुछ भी करो, कुछ भी नहीं, थोड़ा कंट्रोल होना भी जरूरी है। ये दोनों चीजें जरूरी है बेटा। ये वैसे ही हैं, सिक्के के दो पहलू हैं, एक हेड एक टेल है। तो एक तरफ कुछ रोक टोक होनी भी चाहिए, और उस रोक टोक के अंदर अंदर आपको विकसित करने का, आपको अपनी योग्यताओं को बढ़ाने का अवसर भी देना चाहिए। जैसे कि आपको एक उदाहरण देता हूं, आपने अरेंज मैरिजेस देखी है। अरेंज मैरिज क्या होती है, जब बच्चे अपने माता पिता की मर्जी से शादी करते हैं। एक दौर वो हुआ करते थे जब बस ओ साहब उनका लड़का, ओ जी उनकी लड़की, रिश्ता डन, देखाने वाला रिश्ता डन। दौर बदला, लोग मिले कि हाँ नहीं साहब, हाँ ठीक है। फिर कुछ समय से पहले साहब देखिए कि लड़का लड़की को मिलाना भी शुरू कर दिया। अब क्या है कि अरेंज मैरिज में क्या हो गया कि जो रोक टोक है ना, रोक टोक के अंदर, हाँ लड़के लड़की को मिलाया, हाँ बेटा देखो आप लोगों को पसंद है, बेटी आपको पसंद है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो कुछ सामाजिक अवरोधक, वो सामाजिक रोक टोक भी है, और उसके साथ में उनको थोड़ा सा आज़ादी भी दी कि हाँ बेटा आपको पसंद है। अरेंज मैरिज में भी उसी से करवाएंगे जिनसे आपको पसंद हो। तो जो समाज की, सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, उसके अनुसार भी काम होता रहेगा कि देखो माता पिता की भी चलेगी और आपकी भी चलेगी। ओके, तो यहाँ पे ये जो है एक तस्वीर दिखाई गई, जो पैरों में क्या है, जंजीर बंधी हुई। ये पैरों में जंजीर बंधी हुई है, मतलब हम स्वतंत्र नहीं है। समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हर किस्म की सीमाएं, प्रतिबंधों की पूर्ण अनुपस्थिति की उम्मीद नहीं कर सकता। तो जो भी समाज में रह रहा व्यक्ति है, वो हर किस्म की सीमा और हर प्रतिबंध की पूर्ण अनुपस्थिति की उम्मीद नहीं कर सकता। मतलब पूरी प्रकार से अनुपस्थिति, मतलब किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक, किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना हो, ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता। मतलब समाज में रहने वाला व्यक्ति चाहता है कि कुछ प्रकार की थोड़ी बहुत हमारे पर रोक टोक होनी चाहिए, हमारे ऊपर कुछ प्रतिबंध, हमारे ऊपर कुछ सीमाएं होनी चाहिए। वो सीमाएं हमें हमारी लिमिटेशंस बताती है, हमारी लिमिट बताती है बेटा। जैसे आप बहुत सी बार देखते हैं भाई, आज आप प्राचीन भारत में देखिए, गुरु शिष्य जो परंपरा है, उसमें गुरु का जो सम्मान हुआ करता था वो बड़ा हुआ करता था। आज मुझे बड़ा दुख होता है, बच्चे टीचर्स के लिए क्या बोलते हैं, ठीक है, फीमेल टीचर्स पे क्या कमेंट करते हैं, मेल टीचर्स के लिए क्या है। चाहे प्राइवेट स्कूलें देख लो, चाहे इंग्लिश मीडियम देख लो, हिंदी मीडियम देख लो, गवर्नमेंट देख लो, कोई सी स्कूलें देख लो, बच्चों ने मतलब टीचर्स को तो ऐसे समझ लिया कि यार न्यू ही है, मुंह उठा करके आ गया। क्या है भाई ये कोई उस समय सम्मान था? नहीं भाई, शिष्य, गुरु अगर शिष्य को 1 घंटे तक लताड़ भी रहा ना, भयंकर तरीके से उसको डांट भी रहा, तो वो सुनता रहे, क्षमा गुरुदेव, क्षमा, माफी। आजकल तो बच्चे सामने बोलने लग जाएंगे, ठीक है, पेरेंट्स आ जाते हैं कि आपने हमारे बच्चे को कैसे कुछ बोला। तो अब उस समय क्या है कि एक लिमिट तय करी गई। नहीं देखो भाई, गुरु है, तो यहाँ पे मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि हम हर रिश्ते में भी क्या है, कुछ हमारी लिमिट्स हैं। आज आपको टीचर के साथ मजाक करने का या उनके लिए मना नहीं है, परंतु ये भी तो आप ध्यान रखें ना कि आप टीचर के साथ किस लेवल की मजाक कर रहे हैं। हर लेवल की तो मजाक आप टीचर के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि एक लिमिट है ना भाई, वो टीचर है और हम स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो वो एक दायरा बना रहना चाहिए। तो इसी प्रकार से क्या है, कुछ जो प्रतिबंध होते हैं ना, कुछ रोक टोक होती है ना, वो हमें क्या है, लिमिट दे देती है, हमें रोक देती है कि नहीं भैया, इससे आगे जाकर के मुझे कुछ काम नहीं करना, यहाँ तक कि मेरी सीमा क्षेत्र, यही मैं कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता। जैसे कि भैया फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि भैया आप पढ़ाई करें, पढ़ाई करके मेहनत करके फिर डिग्री हासिल करें, ये है।
पर फर्जी डिग्री करके आप आगे बढ़े, ये नहीं है। ये एक प्रतिबंध है कि नहीं, आप फर्जी डिग्री से आगे नहीं बढ़ सकते। तो प्रतिबंध जरूरी होते हैं, वो जरूरी है, वो लगने भी चाहिए। ऐसे में ये तय करना जरूरी हो जाता है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध नियोजित है और कौन से नहीं, किसको स्वीकार किया जा सकता है और किसको हटाया जाना चाहिए। अब चलिए, यहाँ तक कि लास्ट लेक्चर और अभी तक के लेक्चर में हमें ये बात तो क्लियर हो गई कि स्वतंत्रता में कुछ प्रतिबंध, कुछ सीमाएं आवश्यक हैं और इतनी होनी चाहिए जिनमें कि व्यक्ति अपनी योग्यता का विस्तार कर सके, विकास कर सके। यहां तक की बात क्लियर, मतलब कुछ प्रतिबंध होंगे, कुछ सीमाएं होंगी, क्लियर बात है। बट अब सवाल ये आता है कि कौन से प्रतिबंध जो है वो नियोजित है, मतलब उचित है, सही है, ये प्रतिबंध लगे रहने चाहिए, ये प्रतिबंध हटा देने चाहिए। तो कौन से प्रतिबंध है जो कि सही है और कौन से प्रतिबंध है जो कि गलत है, वो अब हमें समझना है। ये आपको एक तस्वीर दिखाई है कि बच्चा एक इधर खड़ा है, वो उधर जाने के लिए तरस रहा है, तो उसको स्वतंत्रता नहीं है। व्यक्ति और समाज के बीच बने केंद्रीय संबंधों को समझकर ही ये जाना जा सकता है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध जरूरी है। तो व्यक्ति और समाज के बीच में जो संबंध है ना, उन्हीं को समझ करके हम पता लगा सकते हैं कि कौन से जो प्रतिबंध है वो जरूरी है और कौन से प्रतिबंध है जो कि जरूरी नहीं है। समाज का, सोसाइटी का स्ट्रक्चर समझना बड़ा जरूरी है बेटा। जैसे कि आज आपको मैं एक बात कहूँ, आज हम भारतीय समाज में रहते हैं, इंडियन सोसाइटी में रहते हैं। आज इंडियन सोसाइटी में आज भी जो है बच्चे की माता पिता के अनुसार शादी करना, माता पिता की इच्छा से शादी करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और साहब, हमारा बेटा ने हमारी इच्छा से शादी करी, वाह, बड़ा संस्कारी बच्चा था, बड़ा संस्कारी। और कहीं ना कहीं थोड़ा वो जो अपनी लड़के लड़की अपनी इच्छा से शादी करते हैं, वो उसको थोड़ा सा गलत भी मानते हैं। ये हमारी सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी का थोड़ा सा, वो सही है गलत है उस पर चर्चा नहीं है अपनी, मैं आपको बता। अगर आप यही बात अमेरिका में जाकर के करें, इंग्लैंड में जाकर के करें, तो वहाँ पर मॉम ये आपकी अगली बहू है ठीक है, तो बात खत्म। तो वहाँ अरे बेटा ग्रेट ग्रेट ग्रेट, दैट्स ग्रेट ग्रेट, नो 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 इशू नो इशू। तो वहाँ के, अगर वहाँ के सोसाइटी को अगर हम देखें तो वहाँ के हिसाब से प्रतिबंध होंगे, हमारी सोसाइटी होगी तो हमारे सोसाइटी के हिसाब से प्रतिबंध होंगे। ठीक है, आज अगर मैं इस ऑफिस में काम करता हूँ तो इस ऑफिस के हिसाब से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, अगर मैं किसी दूसरे ऑफिस में काम करूंगा तो वहाँ के हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। मतलब हर जगह के हिसाब से कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं और कुछ स्वतंत्रता दी जाती है। तो यही बात यहाँ पर कही गई कि व्यक्ति और समाज के बीच का संबंध समझना जरूरी है। हमें हमारे समाज को समझना जरूरी है, हमें हमारी सोसाइटी को समझना जरूरी है, हमें हमारी जो हिस्ट्री है उसको समझना जरूरी है। उसी से फिर हम पता लगा सकते हैं कि सामाजिक प्रतिबंध कौन से जरूरी है, कौन से नहीं। यह समाज का अर्थ समूह, समुदाय अथवा राज्य भी हो सकता है जिसके भीतर व्यक्ति मौजूद है। मतलब यह कि हमें व्यक्ति और समाज के बीच के रिश्तों की पड़ताल करने की जरूरत है। तो समाज का अर्थ यहाँ पर एक समूह भी हो सकता है, ठीक है, एक कोई समुदाय भी हो सकता है। समूह एक ग्रुप हो गया, समुदाय पूरी की पूरी जो एक सोसाइटी है वो, राज्य कोई सरकार भी हो सकती है, ठीक है, जिनमें व्यक्ति मौजूद हो, जहाँ पर व्यक्ति रहते हो। अब यहाँ पे व्यक्ति और समाज के बीच रिश्तों की पड़ताल करनी पड़ेगी कि व्यक्ति और समाज के बीच में किस प्रकार के रिश्ते रहे, किस प्रकार के संबंध रहे। उन संबंधों को देख करके ही हम लोग क्या है कि कुछ जो रोक टोक है, कुछ जो प्रतिबंध है, उनको तय करेंगे कि वो सही है या वो गलत है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे भीड़ को दर्शाया गया, समुदाय को दर्शाया गया। यह देखना भी जरूरी होगा कि समाज का कौन सा लक्षण व्यक्ति को चयन, निर्णय या काम करने की स्वतंत्रता देता है और कौन सा नहीं। तो अब यहाँ पर यह तय करना जरूरी है कि समाज का कौन सा लक्षण या कौन सी ऐसी बात है समाज की जो व्यक्ति को चयन करने का, निर्णय करने, काम करने की स्वतंत्रता देता है या नहीं। अब देखिए फिर वही बात आएगी, स्वतंत्रता में कुछ रोक, कुछ टोक, कुछ सीमाएं जरूरी है, परंतु उन सीमाओं के अंदर ये बात ध्यान रखनी है कि व्यक्ति को अपनी योग्यता का विस्तार करने का अवसर मिलना चाहिए। हम बात करते हैं जैसे कि भारत में जाति व्यवस्था थी, ठीक, भारत में जाति व्यवस्था थी, परंतु जब भारत का संविधान बना तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में ये बात कही गई कि आप सभी को काम करने की आज़ादी है, आप जो काम करना चाहे वो काम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखा गया कि जो पहले एक समाज था, उस समाज में कहीं ना कहीं जो प्रतिबंध लगाए गए कि साहब ये व्यक्ति इस काम के अलावा दूसरा काम नहीं कर सकता, तो वो क्या था, वो व्यक्ति के चयन करने पर, व्यक्ति के निर्णय करने और व्यक्ति की योग्यता का विस्तार करने पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध था, जो कि नहीं लगना चाहिए था। ठीक है, तो बाद में संविधान में कहा गया कि आप जो काम करना चाहे, जो भी व्यक्ति चाहे किसी भी वर्ग से आता हो, वो कोई भी काम करना चाहता हो वो काम कर सकता है। मतलब अब उसके चयन करने, उसके निर्णय करने की जो और उसकी योग्यता का विस्तार करना है उसको छूट दी गई है। तो कहीं यहाँ पे क्या है, स्वतंत्रता है, बिल्कुल। कि प्रतिबंध, रोक टोक ऐसे हैं जो कि आपको दूसरों को समस्या नहीं देनी, परंतु आप अपना करियर का, आप अपने जीवन का विकास कर सके, तो उसके लिए आपको पूरी छूट दी जाएगी।
हमें यह तय करने की जरूरत है कि कौन सा लक्षण वांछित है और कौन सा नहीं, किस लक्षण को दूर किया जाना चाहिए और किसको नहीं। तो कौन सा लक्षण जरूरी है, कौन सा सोसाइटी में जरूरी है और कौन सा नहीं है, ठीक है, किसको हमें रखना है और किसको हमें दूर करना है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो सही है और कौन सी ऐसी बातें हैं जो गलत है। तो ये कैसे तय होगा, ये हमें हमारे इतिहास को भी देखना होगा कि भाई ये बात जो है वो सही है, ये बात जो है वो गलत है। सही बातों को हमें साथ लेकर के चलना है, गलत बातों को हमें पीछे छोड़ करके चलना है, ठीक है। तो अच्छाई को साथ और बुराई को पीछे छोड़ते हुए चलना होगा। हमें यह भी देखने की आवश्यकता होगी कि जो सिद्धांत हमने ये तय करने में इस्तेमाल किए हैं कि कौन सा प्रतिबंध जरूरी है, क्या उस सिद्धांत को व्यक्तिगत और समूह तथा राष्ट्र के बीच के संबंधों पर भी लागू कर सकते हैं। तो अब हमने मान लीजिए किसी भी सिद्धांत के तहत ये कह दिया कि साहब ये प्रतिबंध जरूरी है या ये प्रतिबंध जरूरी नहीं है, तो क्या वो व्यक्तिगत पर, समूह पर, राष्ट्र के संबंधों के बीच में भी लागू होता है या नहीं होता, क्या वो उचित है या नहीं। मतलब सीधा सा सवाल यह है कि हम प्रतिबंध कैसे तय करें कि सही है या गलत है, कौन सी सीमाएं, कौन सी रोक टोक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये तय करने की। अभी तक हमने स्वतंत्रता को प्रतिबंधों के अभाव के रूप में परिभाषित करा है। तो अभी तक तो हम ये कहते आ रहे हैं कि स्वतंत्रता क्या है, प्रतिबंधों का अभाव है। जहां पर प्रतिबंध ना हो, जहां पर रोक टोक ना हो, वही स्वतंत्रता है। परंतु ये बात हम भी जानते हैं और आप भी जानते हो कि स्वतंत्रता में कुछ सीमाएं, कुछ रोक टोक होना जरूरी है। स्वतंत्र होने का अर्थ उन सामाजिक प्रतिबंधों का कम से कमतर करना है जो हमारी स्वतंत्रता पूर्वक चयन करने की क्षमता पर रोक टोक लगाए। हालांकि इस स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है। तो स्वतंत्र होने का अर्थ क्या है, वह सामाजिक प्रतिबंध जो कम से कमतर, ठीक है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि भाई जो हमारी योग्यता का विस्तार, हमारी योग्यता, हमारे टैलेंट को बढ़ाने के लिए और उसमें चयन करने की मुझे छूट मिलनी चाहिए, ऐसे मामलों में कम से कम प्रतिबंध, कम से कम प्रतिबंध हो तो ही क्या है, स्वतंत्र हैं, तो ही हम क्या हैं, फ्री हैं। ये पर स्वतंत्रता केवल एक ही पहलू है। ओवरऑल अभी तक के डिस्कशन में हम दो तीन बातों का सार, दो तीन बातों का कंक्लूजन निकालते हैं। पहली बात, स्वतंत्रता क्या है, बाहरी प्रतिबंधों का अभाव, मतलब बाहर से मुझ पे किसी भी प्रकार का कोई दबाव ना बने, मैं आसानी से, आराम से निर्णय ले सकूं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। इसके साथ साथ ये भी है कि मैं अपना चयन कर सकूं, मैं तय कर सकूं, मैं अपनी योग्यता का विस्तार कर सकूं कि मैं किस चीज में जाकर के अपना जो टैलेंट है उसको आगे बढ़ा सकता हूं, मैं कैसे क्या कर सकता हूं। दो बातें यहां पर है। तो पहली बात के तहत हमें यह भी ध्यान रखना है कि पूर्ण रूप से प्रतिबंधों का अभाव भी नहीं होना चाहिए, कुछ रोक टोक होनी चाहिए। उस कम से कम सामाजिक रोक टोक के साथ व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा अपनी योग्यता का विस्तार करने का अवसर मिले, यही स्वतंत्रता है। और अब ये कौन सी रोक टोक होंगी और कौन सी नहीं होंगी, ये तय करना पड़ेगा। और इस तय करने के लिए हमें व्यक्ति और समाज के बीच में, ठीक है, इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में संबंधों को समझना पड़ेगा। आज मैं आपको एक बात बताता हूं, आप आज शहरी क्षेत्रों में जाओ, शहरी क्षेत्रों में काफी माहौल बदल चुका है। आज शहरी क्षेत्रों में लोगों को मतलब नहीं है कि वो कौन सी जाति का है, वो कौन से वर्ग का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग एक दूसरे से शादियां भी कर रहे हैं, ठीक है, साथ बैठ कर खाना भी खाते हैं, रहते भी हैं, उठते भी, डजेंट मैटर। पर आप आज ग्रामीण क्षेत्र में जाओ, आप ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के करके कुछ ऐसी बात बोलो, नहीं साहब इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए, ये वो, तो वहाँ के लोग थोड़ा सा गुस्सा आ जाएंगे, बोले ये कैसी बातें कर रहे हो, ठीक है, ये क्या कर रहे हो आप लोग, ऐसे कैसे बोल रहे हो, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा गांव का जो अभी समाज है या सोसाइटी है, उसको देखते हुए हमें तय करना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या प्रतिबंध सही है, क्या नहीं है, शहरों में क्या है। तो हमें प्रतिबंधों को देखना पड़ेगा कि कौन से सही है, कौन से नहीं। और वो कैसे पता चलेगा, समाज को, सोसाइटी के स्ट्रक्चर को देख करके पता चलेगा कि वहाँ का समाज कैसा है। ये बिल्कुल एक ऐसा है कि जैसे मैं आज इस ऑफिस में काम करता हूँ तो यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ अलग है, दूसरे ऑफिस में जाऊँगा तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ अलग हो सकते हैं। तो अगर हम किसी एक, आज हम भारत में रहते हैं तो यहाँ का समाज अन्य देशों के समाज से थोड़ा सा अलग है, दूसरे देशों का समाज है वो थोड़ा सा अलग है। कहीं पे किसी चीज़ को गलत माना जा सकता है, कहीं पे किसी चीज़ को गलत माना जा सकता है। पर फिर भी मैं ये एक ही बात कहता हूँ, हमारी संस्कृति, हमारा देश सबसे महान है, ठीक है। दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता का एक सकारात्मक पहलू भी है। स्वतंत्र होने के लिए समाज को उन बातों को विस्तार देना चाहिए जिससे व्यक्ति, समूह, समुदाय या राष्ट्र अपने भाग्य, दिशा और स्वरूप का निर्धारण करने में समर्थ हो सके। तो दूसरे शब्दों में हम कह रहे हैं कि स्वतंत्रता का एक सकारात्मक पहलू, एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। क्या है कि स्वतंत्र होने के लिए समाज को उन बातों को विस्तार देना चाहिए, मतलब समाज, सोसाइटी उन बातों को विस्तार करे, उन बातों को बढ़ावा दे जिससे क्या है कि व्यक्ति, समूह, समुदाय और राष्ट्र अपने भाग्य, दिशा और स्वरूप का निर्धारण करने में क्या हो, समर्थ हो, मतलब ताकतवर बने, मजबूत बने कि हाँ, हम हमारा जो देश का भविष्य है वो और भी बेहतर कर सकते हैं, भाग्य दिशा और भी बेहतर कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे कि आज सभी जाति के लोगों को पढ़ने की छूट दी गई,
सभी चाहे महिला हो पुरुष हो सबको पढ़ने की छूट दी गई, सभी को सभी पदों पर तैयारी करने की, आगे बढ़ने की छूट दी गई। ये क्यों, ये विस्तार क्यों? क्योंकि जिससे कि अगर हम सब मिलकर के काम करेंगे तो उससे क्या होगा, देश का जल्दी विकास होगा। तो समाज ने क्या करा, सोसाइटी ने खुद को चेंज करा, बोला कि चलो जो भी था पहले, परंतु अब हमें सुधार की जरूरत है, हमें आवश्यकताओं की जरूरत है। आपने देखा नेल्सन मंडेला जी ने क्या बोला कि हाँ गोरों ने हम पर अत्याचार करे, पर अब आश्वत ऐसा नहीं करेंगे, सब मिलकर के काम करेंगे। तो छूट दी ना योग्यता का विस्तार करने की कि हाँ भाई अब सब मिलकर के काम करेंगे, जिससे कि हमारा देश और भी जल्दी आगे बढ़ेगा। आज एक बात बताइए, आज आप एक अकेले हैं, किसी काम को करते हैं और उस काम को 10 लोग मिलकर के करते हैं तो ज़्यादा तेजी से ज़्यादा जल्दी वो काम होगा। तो अगर आज कुछ लोग ही देश के विकास के लिए सोचे, देश का विकास धीरे होगा, और अगर आज हम सभी देश के विकास के लिए सोचें तो देश का विकास और भी जल्दी होगा। इस अर्थ में स्वतंत्रता व्यक्ति की रचनाशील संवेदनशीलता तथा और क्षमताओं को भरपूर विकास को बढ़ावा देती है। तो स्वतंत्रता में क्या होता है, जब फ्रीडम होती है तो वो रचनाशील, हमारी जो क्रिएटिविटी होती है, हम कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, हम कुछ हटकर अगर जो काम कर सकते हैं, वो हमारी संवेदनशीलता और हमारी क्षमता है, हमारी जो कैपेसिटी है किसी काम को करने की, उनको छूट देती है, उनको आज़ादी देती है। ये विकास खेल, विज्ञान, कला, संगीत या अन्वेषण जैसे किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। तो विकास किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। आज अगर सबको छूट दी जाए कि हाँ बेटा आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो, एजुकेशन में जाना चाहते हो, जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो आप जाइए, तो अब क्या होगा, अगर मान लीजिए वो बच्चा बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन बन जाता है तो उसकी उससे भी देश का विकास होगा। अगर वो साइंस की फील्ड में जाता है तो उससे भी विकास होगा। अगर कोई कलेक्टर बनता है तो उससे भी देश का विकास होगा। किसी भी फील्ड में जाइए विकास हो सकता है। स्वतंत्र समाज वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने हित संवर्धन न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच करने में समर्थ हो। तो स्वतंत्र समाज क्या होगा, ऐसा समाज जिसमें व्यक्ति अपने हित संवर्धन, हित का मतलब क्या होता है कि मेरे फायदे की बात किया है, और संवर्धन का मतलब उनमें बढ़ोतरी, मतलब जो मेरे फायदे की जो चीजें हैं उनमें मैं किस प्रकार से बढ़ोतरी कर सकता हूं। तो स्वतंत्र समाज वही है जो कि व्यक्ति को इस बात के अवसर दे, कम से कम प्रतिबंधों, कम से कम सीमाओं के साथ इस बात का अवसर दे कि भाई आपके जो फायदे हैं आप उनको संवर्धित कर सको, आप अपने आप को ज्यादा अच्छा बना सको, ज्यादा बेटर बना सको, हित को संवर्धन कर सको, आप अपने आप को बेटर बना सको, उन हितों को बढ़ा सको। ओके, स्वतंत्रता को इसलिए बहुमूल्य माना जाता है क्योंकि इसमें हम निर्णय और चयन कर पाते हैं। तो स्वतंत्रता को हम इसलिए बहुमूल्य मानते हैं, ज़्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट मानते हैं क्योंकि इससे हम निर्णय और चयन कर पाते हैं। तो हम आसानी से डिसीजन ले पाते हैं और डिसीजन लेकर के हम चूज कर पाते हैं कि भैया ये मेरे लिए सही है और ये मेरे लिए गलत है, इसलिए स्वतंत्रता ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए, तो यहाँ तक स्वतंत्रता का जो अर्थ था वो हमारा पूरा हो गया। अब हम बात करते हैं प्रतिबंधों के स्रोत, सोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, कि जो रेस्ट्रिक्शंस है वो कैसे लगते हैं, कहाँ से लगते हैं, कहाँ से आते हैं ये रेस्ट्रिक्शंस, उनकी बात करते हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण से लग सकते हैं। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अगर कोई प्रतिबंध लगता है, कोई रोक टोक लगता है, या तो वो प्रभुत्व के कारण लग सकता है। प्रभुत्व का मतलब क्या है कि अगर जैसे आज एक व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति उसका गुलाम है, तो एक व्यक्ति क्या हो गया, उसका प्रभु हो गया, उसका मालिक हो गया, तो उस मालिक के कारण क्या होता है कि उस पर कुछ प्रतिबंध, कुछ रोक टोक लगाई जा सकती है। जैसे मान लीजिए आज कोई व्यक्ति ऑफिस में काम करता है, तो मालिक है उसने बोल रखा नहीं साहब 10 से लेकर के 5 बजे तक कोई भी व्यक्ति ऑफिस के बाहर नहीं जाएगा, ये प्रतिबंध लग गया। ये क्यों लगा, ये प्रभुत्व के कारण लगा कि भाई मालिकाना हक है उस पर। दूसरा बाहरी नियंत्रण, कोई बाहरी नियंत्रण से, सरकार से, समाज से, सोसाइटी से, इन सब से। ये प्रतिबंध बलपूर्वक या सरकार द्वारा ऐसे कानूनों की मदद से लगाए जा सकते हैं जो शासकों की ताकत का प्रतिनिधित्व करे। तो ये प्रतिबंध या तो बलपूर्वक मतलब मजबूरन लगाए जा सकते हैं, या सरकार द्वारा कोई ऐसे कानून बना करके लगाए जा सकते हैं जो कि सरकार की ताकत का प्रतिनिधित्व करते हों, जो सरकार की ताकत को दिखाते हों कि अच्छा तुम सरकार के खिलाफ जाकर करके बोलोगे, ये देखिए सरकार की ताकत। जैसे आपने कक्षा 10 में फ्रांस की क्रांति पढ़ी होगी, आपने भारत में अंग्रेजों का जो अत्याचार है वो बहुत सी बार पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि सरकारों ने बहुत समय क्या करा है, सेंसरशिप लगाई है। सेंसरशिप का मतलब ये होता है कि कोई भी मीडिया वाला कुछ भी सरकार से पूछे बिना कुछ छाप नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता। मतलब अब ये क्या है, ये उनकी स्वतंत्रता का हनन है। ये प्रतिबंध लगा दिया गया। ये किस चीज लिए लगाया कि देखो सरकार की ताकत देखो, तुम सरकार, तुम बोल, तुम छाप भी सरकार की मर्जी से सकते हो, तुम सरकार के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, सरकार की ताकत है। इन चीजों के तरीके से सरकार कभी क्या करती है, प्रतिबंध, रोक टोक लगा देती है।
ऐसे प्रतिबंध उपनिवेशवादी शासकों ने या दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की व्यवस्था ने लगाए। तो ऐसे बहुत सारे प्रतिबंध हैं जो उपनिवेशवादी शासकों ने, मतलब जब किसी देशों ने किसी को गुलाम बनाया, जैसे ब्रिटिशर्स ने हमें बनाया, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बहुत से प्रतिबंध लगाए गए, रोक टोक लगाई गई, ठीक है, और अब दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की व्यवस्था में भी लगाए गए। सरकार की कोई ना कोई जरूरत हो सकती है, लेकिन सरकार लोकतांत्रिक हो तो राज्य के नागरिकों का अपने शासकों पर कुछ नियंत्रण हो सकता है। देखो, सरकार की कोई ना कोई जरूरत हो सकती है कि वो ऐसे प्रतिबंध लगा रही हो, लेकिन जब सरकार लोकतांत्रिक हो तो राज्य के नागरिक, ठीक है, जो देश के नागरिक है, नागरिकों का अपने शासकों पर कुछ नियंत्रण हो सकता है। देखो, अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि सरकारें ऐसे कुछ प्रतिबंध लगाती, तो हो सकता है ऐसी सरकारों की कुछ जरूरत हो, उपनिवेशवादी सरकारों की या दक्षिण अफ्रीका में जो रंगभेदी सरकार है उनकी, परंतु जहाँ पे लोकतांत्रिक सरकारें होती है वहां पर सरकार का जनता पे नियंत्रण नहीं है, जनता का सरकार पे नियंत्रण है, जनता का कंट्रोल है सरकार पे। आप ऐसे नहीं करोगे तो आपको हटा देंगे, 5 साल बाद हटा देंगे। आंदोलन करने की आज़ादी है, छूट है, हम सरकार को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये तस्वीर आपको दक्षिण अफ्रीका से दिखाई गई है। इसलिए लोकतांत्रिक सरकार लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक जरूरी माध्यम मानी गई है। तो जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं वो स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक जरूरी माध्यम मानी गई है। लोकतंत्र क्यों बेस्ट है बेटा? क्योंकि लोकतंत्र में लोगों की बात सुनी जाती है, लोगों को आज़ादी है, लोगों को छूट है। तो स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए लोकतांत्रिक सरकारें सबसे बेहतर मानी गई है, क्योंकि यहीं पर स्वतंत्रता मिल सकती है। आप आज देखिए कि भारत में आज चाहे किसी की भी सरकार रही हो, कांग्रेस की, बीजेपी की, गठबंधन की, किसी भी की भी सरकार रही हो, परंतु कितने आंदोलन हुए, अलग अलग वर्गों के आंदोलन हुए। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी है, सरकार से बात विचार विमर्श करने की आज़ादी है। और जब आप कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान पढ़ेंगे, स्वतंत्र भारत में राजनीति विज्ञान वाली किताब पढ़ेंगे, तो आप इस चीज़ को समझेंगे, आप इस चीज़ को जानेंगे कि कितने आंदोलन हुए और कितने आंदोलनों को भारत सरकार ने बड़े ही प्यारपूर्वक से लोगों के साथ समझौता कर करके उन आंदोलनों को खत्म करवा दिया। तो लोकतांत्रिक सरकारें इसी बात का प्रमाण है कि वहाँ स्वतंत्रता होती है। आज जहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, आप वहाँ पे आंदोलन करके दिखाओ, ठीक है, अगले दिन आप मिलोगे नहीं, गायब कर दिए जाओगे। आप सोच सकते हो कोई हिटलर के खिलाफ उस समय जाके आंदोलन करेगा? करके दिखाओ, उड़ा देगा गोले से। वो सोचता ही नहीं है, सोचता ही नहीं। उत्तरी कोरिया में जाइए, किम जोंग उन आंदोलन कर सकते हैं अपनी पर। ये लोकतांत्रिक सरकारों में ताकत है कि आप आंदोलन करके स्वतंत्रता के छूट मांग सकते हैं। लेकिन स्वतंत्रता पर प्रतिबंध सामाजिक असमानता के कारण भी हो सकते हैं, जैसा कि जाति व्यवस्था में होता है, और समाज में अत्यधिक आर्थिक असमानता के कारण भी हो स्वतंत्रता पर अंकुश लग सकते हैं। तो देखिए, ये सरकारों का मामला है, परंतु कभी कभार क्या होता है कि सामाजिक असमानता के कारण भी कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। जैसे कि आप भारत में देखें जाति व्यवस्था, कि भाई आप यहाँ नहीं जा सकते, इस जाति के लोग यहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, इस जाति के लोग ये काम नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, उनको यही काम करना है, दूसरा काम नहीं करना। तो ये कुछ इस प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। और कभी कभार कुछ आर्थिक असमानता के कारण, ठीक है, अमीर गरीबी के कारण कुछ प्रतिबंध लग जाते हैं। तो ये सामाजिक असमानता है, समाज में इनइक्वलिटी आ गई, समाज डिवाइड हो चुका है वर्गों में, चाहे वो जाति में हो, चाहे वो अमीर गरीब में हो, वो डिवाइड हो चुका है। और उस डिवाइड होने के कारण क्या है, कुछ इनइक्वलिटी आ गई, वो बराबर नहीं है, समान नहीं है। कुछ लोगों की स्थिति इतनी बेहतर हो गई कि वो कुछ उच्च वर्ग में बन गए और कुछ लोग लोअर में आ गए, कुछ अमीर चले गए, कुछ गरीब हो गए, ठीक है। तो उसके कारण भी असमानता होती है। तो फिर वहां पे भी क्या कुछ प्रतिबंध से लग जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस का कथन ऐसे ही प्रतिबंधों को दूर करने की जरूरत की ओर ध्यान दिलाता है। तो सुभाष चंद्र बोस जी, नेताजी, ठीक है, हमारे नेताजी, हमारे प्यारे नेताजी, ठीक है, कौन नहीं जानता इनके बारे में, ठीक है। तो इनका भी प्रतिबंधों को लेकर करके, प्रतिबंधों को दूर करने के लेकर करके इनका एक कथन है। आइए उस कथन को पढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बारे में नेताजी सुभाष चंद्र के विचार। यदि हम विचारों में क्रांति लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने एक ऐसा आदर्श होना चाहिए जो हमारे पूरे जीवन को एक उमंग से भर दे। ये आदर्श स्वतंत्रता का है। देखो, अगर हम विचारों में क्रांति लाना चाहते हैं, क्रांति का मतलब क्या है, जो मैं मानता हूँ, क्रांति का मतलब मैं ऐसा मानता हूँ बेटा, बहुत बड़ा बदलाव आ जाना, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा चेंज आ जाना, वह क्रांति है। तो अगर हम हमारे विचारों में क्रांति लाना चाहते हैं, ऐसे विचार लाना चाहते हैं जो कि आज तक लोगों ने नहीं, वो कुछ हट करके हम करना चाहते हैं, ऐसे जो विचारों में अगर हम लाना चाहते हैं तो उनके लिए हमें एक आदर्श होना चाहिए, ठीक है, एक आदर्श हमारे पास होना चाहिए। क्योंकि देखो, आपको कुछ भी काम करने के लिए अगर कोई चीज़ मोटिवेट तो करनी चाहिए ना। आज आप पढ़ो तो पढ़ने के लिए भी कोई चीज़ मोटिवेट करनी नहीं यार साहब,
मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे नहीं, देखिए मेरे मम्मी पापा की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, इनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो कुछ तो ऐसा आपके अंदर होना चाहिए ना जिससे कि आप मेहनत करना चाहो, जिससे कि आप आगे निकलना चाहो, आप दुनिया को पीछे छोड़ना चाहो। तो कुछ तो ऐसा आदर्श होना चाहिए, कुछ तो ऐसा बात आप में होनी चाहिए। तो जब आप विचारों में क्रांति लाना चाहते हैं तो वहां पर आपके अंदर एक ऐसा आदर्श होना चाहिए जो आपके जीवन में उमंग भर दे, आप में उत्साह भर दे कि नहीं साहब कुछ कर दिखाना है। और वो आदर्श कौन सा है? स्वतंत्रता का। वो आदर्श है फ्रीडम का। लेकिन स्वतंत्रता एक ऐसा शब्द है जिसके बहुत सारे अर्थ हैं। हमारे देश में भी स्वतंत्रता की अवधारणा विकास की एक प्रक्रिया से गुजरी है। तो अब सुभाष चंद्र बोस जी, नेताजी कहते हैं कि स्वतंत्रता एक ऐसा शब्द है जिसके बहुत सारे अर्थ हैं, एक शब्द नहीं है। देखिए, अब स्वतंत्रता भी सबके लिए अलग अलग हो सकती है। आज अगर मैं एक बात कहूं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं आज रह रही हैं, जिनको बाहर जाने का, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, आज वो उनको घर वाले नहीं जाने देते, उनके लिए स्वतंत्रता क्या है कि साहब हमें भी मौका मिले, हमें भी अवसर मिले। ओके, वो स्वतंत्रता है। आज कोई गरीब व्यक्ति है, उससे पूछे भाई स्वतंत्रता क्या है, तो वो बोलेगा 2-3 वक्त का खाना मैं अपनी मर्जी से खा सकूं, बस वो मेरे लिए स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता के बहुत सारे अनेकों अर्थ निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात नेताजी कह रहे हैं कि स्वतंत्रता के बहुत सारे अर्थ हैं। और हमारे देश में भी स्वतंत्रता की जो अवधारणा वो विकास की एक प्रक्रिया से गुजरी है। मतलब स्वतंत्रता समय समय पर नए नए जो परिभाषा है, हमने वो बातें करी है, एक विकास की प्रक्रिया से गुजरी। ये है नेताजी। स्वतंत्रता से मेरा आशय ऐसे सर्वांगीण स्वतंत्रता से है जो व्यक्ति और समाज की हो, अमीर और गरीब की हो, स्त्री और पुरुष की हो, तथा सभी लोगों और सभी वर्गों की हो। तो अब नेताजी कहते हैं कि मेरे लिए स्वतंत्रता क्या है? सर्वांगीण स्वतंत्रता, मतलब कंप्लीट फ्रीडम। कंप्लीट फ्रीडम में क्या है? व्यक्ति के लिए भी हो, समाज के लिए भी हो। अब व्यक्ति और समाज की स्वतंत्रता मतलब क्या है कि हर व्यक्ति भी अपनी इच्छा से जीवन जी सके और हर समाज भी अपनी इच्छा से जीवन जी सके। मतलब यहाँ पर एक व्यक्ति किसी दूसरे का गुलाम ना हो और एक समाज दूसरे का गुलाम ना हो। अमीर और गरीब को भी पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्त्री और पुरुष को भी होनी चाहिए, और सभी लोगों को और सभी वर्गों को स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस स्वतंत्रता का मतलब न केवल राजनीतिक गुलामी से मुक्ति होना, बल्कि संपत्ति का समान बंटवारा, जातिगत अवरोधों और सामाजिक असमानताओं का अंत तथा सांप्रदायिकता और धार्मिक असहिष्णुता का सर्वनाश भी होगा। देखो, अब यहाँ पे स्वतंत्रता का मतलब नेताजी का क्या है? यहाँ पे वो कह रहे हैं सिर्फ राजनीतिक गुलामी से मुक्ति नहीं, मतलब जैसे अंग्रेजों से आजादी पाली, ठीक है, फिर हम स्वतंत्र हैं, नहीं, इसके अलावा और भी संपत्ति का समान बंटवारा। ये संपत्ति का समान बंटवारा क्या दर्शा रहा है कि भाई अमीर और गरीब बराबर हो, कोई भी गरीब नहीं रहे, सबके पास अगर जमीन होगी तो अच्छे से अपना काम धंधा करेगा, उसका थोड़ा बहुत पैसा होगा। जातिगत ये अवरोध हैं, ये जो सामाजिक असमानता है, इनका भी अंत होना चाहिए। ये ऊंच नीच, ये छुआछूत, ये सब भी खत्म होनी चाहिए। सांप्रदायिकता, ठीक है, और सांप्रदायिकता क्या होती है कि जब हम ये मानते हैं कि नहीं साहब मेरे धर्म के जो विचार हैं वो श्रेष्ठ हैं और दूसरे के धर्म के विचार श्रेष्ठ नहीं है, तो वह क्या है, जब फिर उसके आधार पर हिंसा होती है और होता है, ये सांप्रदायिकता का रूप है। धार्मिक असहिष्णुता मतलब इंटॉलरेंस में, ठीक है, हम इंटॉलरेंट हो जाते हैं, नहीं साहब उस धर्म के लोग ऐसा कैसा, ये वो क्या, हम देखिए टॉलरेंट का मतलब क्या होता है, हम टॉलरेट कर लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, कोई, जैसे आज कोई एक टीचर है, किसी बच्चे का हाँ कोई बात नहीं, शोर कर ले, बैठे बैठे बस आज मैं माफ करूँ, टॉलरेंट कर रहा है, कोई बात नहीं। पर कभी कभी क्या हो जाता है, नहीं खराब निकल पा रहे हैं, हम उन चीज़ों को सहन नहीं कर रहे हैं। तो धार्मिक असहिष्णुता मतलब हम एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों के सहन नहीं कर रहे हैं, उनको टॉलरेट नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या है, असहिष्णुता है। तो यही कहते हैं कि जो धार्मिक असहिष्णुता है उसका भी सर्वनाश होगा। मतलब सभी धर्म के जो लोग हैं वो मिलजुल करके रहेंगे, सभी के विचारों को स्वीकार करेंगे, मिलजुल करके रहना भी वह भी स्वतंत्रता है। यह आदर्श व्यवहार कुशल स्त्री पुरुष को सौपन सरीखा लग सकता है, लेकिन केवल यही आदर्श आत्मा की भूख मिटा सकता है। तो नेताजी ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि ये आप सभी को एक सपना लगे, एक स्वप्न सा लगे, परंतु यही आदर्श है जो कि हमारी आत्मा की भूख को मिटा सकता है, आत्मा की भूख को मिटा सकता है। सुनिएगा, बड़ी बात बोलिए, एक हमारा शरीर है, शरीर की भूख को तो जो भी हम लोग खा लेते हैं उससे भूख मिट जाती है, पर आत्मा की भूख बोले इसी आदर्श से मिट सकती है। क्यों? देखो, अब इस लिंक को समझो कि आत्मा की भूख मतलब, अब आत्मा का मतलब है हम स्वतंत्र रहें। स्वतंत्र में क्या बोला नेताजी ने कि सब बराबर हो, किसी में कोई भेदभाव नहीं हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कुछ भी ना हो, सब में क्या हो, समानता हो, सब में इक्वलिटी हो, तो ही क्या है, हम स्वतंत्र होंगे, और स्वतंत्र होंगे तो आत्मा की भूख मिट जाएगी। अब ये चीज आप भारत के संतों से देखो, जो हमारे संत महात्मा होते हैं, जो बिल्कुल एक हाई लेवल के नॉलेज पे पहुंच जाते हैं, उनके लिए ना कोई अमीर होता है, ना कोई गरीब होता है, ना कोई ऊंच, ना कोई नीच, ना कोई इस वर्ग का, ना कोई उस वर्ग का, सब बराबर हो जाते हैं।
ठीक है, सब उनके लिए सब बराबर है। अब वो स्वतंत्र है, वो किसी के बंधनों में नहीं है कि नहीं सब मैं ये इसी जाति के। अरे बोले हम सब मानव जाति के, हम सब मानव जाति के, सब मानव। ये क्या जात पात क्या लगा रखी जात पात? जाति किसकी है? शरीर की है, आत्मा की थोड़ी है भाई, है? आत्मा की थोड़ी है। वहां ऊपर जब जाएगी आत्मा तो ये थोड़ी बोल के जाएगी साहब मैं इस वाली जाति से आई हूं। शरीर की जाति है, और शरीर तो आज नहीं तो कल सबका मरना है, चाहे किसी ने कितने ही ऊंचे कुल में जन्म लिया हो, चाहे किसी ने कैसे में भी लिया हो। ये जाएगी जो आत्मा जाएगी, और आत्मा का गुण है वो कभी भेद नहीं करती, वो कभी डिफरेंस नहीं करती। तो आत्मा की भूख कहाँ से मिटाई है? स्वतंत्रता से मिटाएंगे, कि आज़ादी जो फ्रीडम है जिसमें सब समानता हो, सब बराबर ही हो। ये विचार परम पूज्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हैं। इन्होंने कब रखा विचार? 19 अक्टूबर 1929 को लाहौर में छात्र सम्मेलन में दिया गया अध्यक्षीय भाषण था। तो 19 अक्टूबर 1929 को लाहौर में यह भाषण दिया था छात्र सम्मेलन में, ठीक है, स्टूडेंट की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें यह भाषण दिया था, ठीक है। उस भाषण की ये आपको सुनाई गई थी। ओके, ये भाषण के रूप में दिखाया गया कि यहाँ पे एक दीदी खड़ी है तो उनसे स्पीच दीदी दो शब्द बोलिए, उस रूप में दिखाया गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपको आज के लेक्चर में कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, और कैसा लगा आपको आज का लेक्चर ये भी मुझे बताइएगा, क्योंकि ये जो बुक है थोड़ी सी लोग डिफिकल्ट मानते हैं। आपको डिफिकल्ट लग रही है या नहीं लग रही, या मज़ा आ रहा है, वो बताइएगा। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, कराते रहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।